आज की चार सबसे बड़ी खबरें। सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल हमला, 4 साल के बाद शांति टूटी। उसी के साथ दूसरी खबर हम आपको ये बताएंगे कि होर्मुज में तेल के जहाजों पर हमला और एक भारतीय की मौत। उसी के साथ तीसरी सबसे बड़ी खबर ये रहेगी कि इराक ने अमेरिका से मांगा बड़ा निवेश, तेल और बिजली परियोजनाओं पर बड़ा दाव। चौथी खबर ये रहेगी यरूशलेम के पास इजरायली गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी मजदूर की मौत हो गई। तो इन चारों खबरों को विस्तार से समझते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागने का दावा किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब ने उनके नियंत्रण वाले एक एयरपोर्ट पर हमला किया था। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। उधर सऊदी अरब की सेना संगठन ने कहा है कि दक्षिणी इलाके की ओर आने वाली मिसाइलों को रास्ता में ही रोक दिया गया। हूती प्रवक्ता के अनुसार उनका निशाना सऊदी अरब का अवाह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, जो यमन की सीमा के पास स्थित है। मार्च 2022 में युद्ध विराम लागू होने के बाद ये पहली बार है जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब अभी भी लाल सागर तक अपनी पाइपलाइनों के जरिए तेल भेज रहा है, जिससे उसे होर्मुज पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना पड़ता है। लेकिन अगर लड़ाई बढ़ती है तो लाल सागर के समुद्री व्यापार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सऊदी अरब सरकार की ओर से इस खबर पर तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ईरानी विमान को लेकर भी विवाद बढ़ गया। सना एयरपोर्ट पर बड़ा तनाव। सोमवार को हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने सना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए हैं। हूती विद्रोहियों ने इसे खुला हमला बताया है और कहा है कि अब तनाव कम करने का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है, जब तक सना एयरपोर्ट पर लगी रोक नहीं हटाई जाती तब तक एयरलाइंस सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से बचे। दूसरी ओर यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने कहा कि एयरपोर्ट की रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि एक ईरानी विमान वहां उतर ना सके। सरकार का कहना है यह यमन की संपत्ति के खिलाफ था। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, अगर कोई विमान देश के हवाई क्षेत्र के नियम तोड़ेगा तो सेना उपलब्ध सभी तरीके से जवाब देगी। साथ ही इस मामले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। बाद में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि वो विमान आखिरकार हूती विद्रोही के कब्जे वाले हुदैदा एयरपोर्ट पर उतर गया। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उसे वहां उतरने से रोकने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी। इसके साथ ही यमन के एक मंत्री ने कहा, हूती विद्रोहियों ने आईसीआरसी के एक विमान को भी सना एयरपोर्ट पर रोक दिया। आईसीआरसी के प्रवक्ता हाशेम ने राइडर्स को बताया कि संगठन के सभी कर्मचारी और विमान का चालक दल सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। हाल ही के दिनों में आईसीआरसी की मदद से होने वाले कैदियों की अदला बदली का समझौता भी पूरा नहीं हो सका। दोनों पक्ष एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यमन पिछले 10 साल से ज्यादा समय से गृह युद्ध और बाहरी देशों के दखल का सामना कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को देश के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ा। साल 2015 में सऊदी अरब की अगुवाई वाले एक गठबंधन ने हूती विद्रोही के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इसके बाद यमन दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना करने लगा। पिछले साल के आखिर में संयुक्त अरब के समर्थन वाले अलकावादी समूह ने दक्षिणी इलाके में आगे बढ़कर हालात को और जटिल बना दिया। इसके बावजूद मार्च 2022 को युद्ध विराम काफी हद तक बना रहा। हालांकि इजराइल गाजा युद्ध और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के दौरान हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई जहाजों को निशाना भी बनाया था। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल से हमला हुआ और एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। तो चलिए इस खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। संयुक्त अरब के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि होर्मुज में 2 अमीराती तेल टैंकरों पर ईरान के क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। इससे अहम समुद्री रास्ते में तनाव और बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया मोम्बासा और अल वाहिया नाम के
दोनों तेल टैंकरों पर ओमान के समुद्री इलाके में होर्मुज के दक्षिणी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें निशाना बनाया गया। मंत्रालय के अनुसार जिस भारतीय की मौत हुई है वो मोमबासा टैंकर पर सवार था। 8 घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया था। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को खुला हमला बताया और कहा इस बढ़ते तनाव का जवाब देने का पूरा अधिकार यूएई के पास है। ईरान की IRGC ने मंगलवार को दावा किया है कि होर्मुज में 2 बड़े तेल टैंकरों को निशाना बनाकर चलने लायक नहीं छोड़ा गया है। IRGC का दावा है कि इन जहाजों ने कई बार दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया था, अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया और उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की जिसे IRGC ने बारूदी रास्ता बताया। हालांकि IRGC ने अपने बयान में इन जहाजों के नाम नहीं बताए। ये भी साफ नहीं किया कि क्या वो उन्हीं टैंकरों की बात कर रहा है जिनका जिक्र यूएई के रक्षा मंत्रालय ने किया था। IRGC ने अपने बयान में अमेरिका पर भी आरोप लगाया कि उसका दावा है कि अमेरिका के जहाजों को गैर कानूनी रास्ते से गुजरने के लिए उकसा रहा है। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिका का साथ देने से सिर्फ नुकसान होगा। होर्मुज को फिर से खोलने में देरी होगी और पूरी दुनिया में ऊर्जा का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को ओमान के कलाहात से लगभग 40 समुद्री मील उत्तर पूर्व में जा रहे एक टैंकर पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया कि वो चीज जहाज के दाहिने हिस्से के इंजन रूम में टकराई। हालांकि जहाज पर मौजूदा सभी लोग सुरक्षित हैं। राइटर्स अभी तक ये पता नहीं लगा सका जिस टैंकर की वो बात कर रहा है क्या वही टैंकर जिसका जिक्र यूएई के रक्षा मंत्रालय ने किया था। ये घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से इस पूरे इलाके में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। मंडे को अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान के खिलाफ हमले किए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के जहाजों पर फिर से रोक लगाने का फैसला किया है और होर्मुज की सुरक्षा के लिए 20% शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रख दिया। ईरान की सेना ने जवाब में कहा है कि अमेरिका को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि होर्मुज का भविष्य क्या होगा। उसने कहा कि अमेरिका को इस मामले में दखल देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस लड़ाई की वजह से पूरे खाड़ी क्षेत्र में हालात और खराब हो गए हैं। ईरान कई देशों में मौजूद अमेरिका के जो सैनिक ठिकाने हैं उन पर हमला कर चुका है। इसके साथ ही पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच हुआ वो अंतरिम समझौता भी खतरे में पड़ गया है जिसका मकसद होर्मुज को फिर से खोलना और लड़ाई रोकना था। युद्ध शुरू होने से पहले हर दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यहाँ से रोज 1.5 करोड़ बैरल से ज्यादा ईंधन दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है जिसकी कीमत कम से कम 1.2 अरब डॉलर मानी जाती है। अब बात करते अगली खबर की। इराक के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे और तेल और बिजली क्षेत्र में बड़े निवेश की कोशिश की है। चलिए इस खबर को भी जरा विस्तार से समझ लेते हैं। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी इस सप्ताह अमेरिका के दौरे पर हैं। उनका मुख्य लक्ष्य जो है वो अमेरिका की बड़ी कंपनियों को इराक में तेल, गैस, बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार करना है। हाल ही में ईरान से जुड़े युद्ध और क्षेत्रीय तनाव का असर इराक के तेल उत्पादक और सरकारी आय पर पड़ा है। इसलिए सरकार अब विदेशी निवेश बढ़ाना चाहती है। जानकारों का कहना है कि इराक अब सिर्फ 1 या 2 देशों पर निर्भर रहने के बजाय आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौते इस दौर का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इराक की बातचीत जैसे अमेरिकी कंपनियों के साथ बड़े तेल प्रोजेक्ट, अमेरिका के समर्थन वाले बिजली और एलपीजी प्रोजेक्ट, खुदिस्तान क्षेत्र में काम करने वाली अमेरिका कंपनियों की सुरक्षा और तेल पहुंचाने वाली पाइपलाइन योजना पर भी चल रहा है। इराक की सरकार ने हाल ही में HKN एनर्जी के साथ उत्तरी इराक के हिमरानी तेल क्षेत्र को विकसित करने की मंजूरी दी है। साथ ही जनरल इलेक्ट्रिकल
के साथ बिजली उत्पाद और ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने कहा है कि उनकी सरकार अगले 3 वर्षों में तेल उत्पाद में बड़ा इजाफा करना चाहती है। वॉशिंगटन में इराकी कारोबारियों और समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पेट्रोलियम जैसी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात में भी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इराक के लिए ये आसान नहीं होगा कि तेल क्षेत्र का विकास पुराने ढांचे और दूसरी चुनौतियां अभी भी बड़ा रुकावट बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इराक सरकार ने कुछ अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को शुरुआती नियमों में राहत देना जैसे कदम भी उठाए हैं ताकि निवेश और आगे बढ़ सके। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र के जरिए अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत किए जा सकते हैं। उनकी कोशिश है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों को ये भरोसा दिलाया जाए कि अब इराक बड़े निवेश के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर जगह बन रहा है। इराक के 4 तेल अधिकारियों ने बताया दूसरी अमेरिकी कंपनियों के साथ लगातार बात चल रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ तेल के प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अमेरिका और इराक के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत करने की बड़ी योजना का हिस्सा भी हैं। हालांकि इराक के सामने एक और बड़ी चुनौती भी है। दुनिया के दूसरे तेल उत्पादक देशों की तरह इराक भी ज्यादा निवेश लाना और तेल उत्पादक बढ़ाना चाहता है, लेकिन ओपीईसी के उत्पाद नियमों की वजह से वो अपनी मर्जी से उत्पाद नहीं बढ़ा सकता। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। इसके बावजूद कई सालों से उत्पादन पर लगी सीमाओं के कारण सरकार की आय बढ़ने में मुश्किल आ रही है, जबकि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और खर्च भी बढ़ता चला जा रहा है। इस समय इराक जो है अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को सबसे अहम माना जा रहा है। इस साल की शुरुआत में इससे पहले इस परियोजना को रूस की लोकोइल कंपनी संभाल रही थी। अगर ये समझौता हो जाता है तो अमेरिका की कंपनी इराक के सबसे बड़े तेल क्षेत्र में से एक की जिम्मेदारी संभाल सकती है। इराक के कई सांसदों और जानकारों का कहना है कि सरकार इन योजनाओं के जरिए अमेरिका को ये संदेश देना चाहती है कि इराक बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। पिछले कई वर्षों में सुरक्षा, सरकारी नियमों और कानूनी विवादों की वजह से कई विदेशी कंपनियां निवेश करने से बचती रहती हैं। जानकारों का कहना है कि लगभग 10 साल पहले इस्लामिक स्टेट की हार के बाद इराक की सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है। हालांकि बीच बीच में ड्रोन हमले, क्षेत्रीय तनाव अभी भी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खतरा बने हुए हैं। इराकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान से जुड़े संघर्ष के बाद देश के बड़े तेल ठिकानों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है ताकि विदेशी कंपनियों को भरोसा मिल सके। इराक की सांसद की तेल और गैस समिति के सदस्य मुराद इस्माइल ने कहा है कि प्रधानमंत्री अली अल जैदी कारोबार की दुनिया से आते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि मौजूदा हालात में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों का भरोसा जीतना आसान काम नहीं है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। यरूशलेम के पास इजरायली गोलाबारी में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पीर वाले दिन सोमवार को सुबह इजरायली सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई है। ये घटना यरूशलेम और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बीच बने बैरियर के पास हुई है। रामिल्ला में स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 30 वर्षीय नासिर की मौत फिर नवाला इलाके के पास हुई है, जो यरूशलेम के उत्तरी पूर्व में स्थित है। इस घटना पर इजरायली पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से तुरंत कोई बयान नहीं आया है। यरूशलेम गवर्नरेट, जो इस इलाके का फिलिस्तीनी प्रशासनिक के दफ्तर है, उसने भी इस घटना की पुष्टि कर दी। गवर्नरेट के मीडिया दफ्तर ने कहा है कि नासिर अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए यरूशलेम में काम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनके सीने में सीधी गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इजराइल ने साल 1967 से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाले लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वेस्ट बैंक से कई फिलिस्तीनी बिना अनुमति के इजराइल आने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बैरियर पार करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इजराइल ने साल
2002 में दूसरे फिलिस्तीनी आंदोलन के दौरान ये बैरियर बनाना शुरू किया था। उसका कहना था कि यरूशलेम और दूसरे शहरों में हो रहे आत्मघाती हमलों को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये जरूरी था। अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद वेस्ट बैंक में भी हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों या इजरायली बसने वालों की कार्रवाई में 1087 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें से हथियारबंद भी लोग शामिल हैं और आम नागरिक भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसी समय के दौरान वेस्ट बैंक में हुए फिलिस्तीनी हमलों या इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान 46 इजरायली मारे गए हैं। इनमें सैनिक भी शामिल हैं और आम नागरिक भी शामिल हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा और इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।